हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं कैंसर क्या होता है, कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैंसर के कितने सारे टाइप्स होते हैं, यानी कैंसर जो रोग होता है उसकी पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मलेरिया रोग क्या होता है, किसके कारण फैलता है, मतलब मलेरिया रोग के बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा न्यूमोनिया रोग क्या होता है, किसके कारण फैलता है, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके, और इसके अलावा अमीबियासिस, मतलब 4 इंपोर्टेंट डिसीज के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर के बारे में, कैंसर जो रोग होता है इसके बारे में पूरी डिटेल में देखेंगे। इसके बाद फिर अमीबियासिस देखेंगे, मलेरिया और निमोनिया, मतलब 4 इंपोर्टेंट रोग आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैंसर की। कैंसर की यदि हम बात करें तो कैंसर जो है एक ऐसा रोग होता है जो कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण फैलने वाला रोग होता है। सपोज करिए अगर आपके शरीर के अंदर कोशिकाएं एक सामान्य रूप से विभाजित हो रही है तब तक तो आप ठीक हैं, लेकिन अगर क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है कोशिकाएं जो है किसी व्यक्ति के अंदर असामान्य रूप से विभाजित होने लगती है। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर कोशिका या ऊतक जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, ये अगर सामान्य की जगह असामान्य रूप से या अचानक रूप से अतिवृद्धि हो जाती है, इनमें अचानक रूप से असामान्य प्रकार से ये ग्रोथ या वृद्धि करने लगते हैं, इसी स्थिति को हम बोलते हैं कैंसर। अब चूंकि शरीर में अगर कैंसर उत्पन्न होगा तो वो या तो गांठों के रूप में दिखाई देगा, किसके रूप में, या तो शरीर में जगह जगह आपको गांठों के रूप में कैंसर दिखाई देगा, किसके रूप में, गांठों के रूप में, या तो आपको किसके रूप में दिखाई देगा, कोशिकाओं के गुच्छे के रूप में, किसके रूप में, या तो आपको कोशिकाओं के गुच्छे के रूप में दिखाई देगा, कोशिकाओं के, या तो आपको कोशिकाओं के गुच्छे के रूप में दिखाई देगा। तो मेनली जो है आपको 2 प्रकार से कैंसर जो है दिखाई देगा। अगर कोशिकाएं जो है शरीर में असामान्य रूप से जब विभाजित होने लग जाती हैं तो ऐसी सिचुएशन में जगह जगह आप देखेंगे कि शरीर में गांठें पड़ जाती है। इसके अलावा ठोस गिल्टी के रूप में ये गांठें आपको दिखाई देगी, जैसे आप देखे होंगे कई बार अक्सर आपके गले के आसपास गिल्टी पड़ जाती है, और कई जगह हैं आपके कूल्हे के आसपास जो होते हैं क्या होते हैं, गिल्टी पड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार जो ठोस गिल्टी आपके शरीर में बन जाती है, सेम उसी प्रकार से ठोस गिल्टी के रूप में गांठें बन जाती है, जिसको कि हम कैंसर कह सकते हैं। या कि कोशिकाओं के गुच्छे जो होते हैं बन जाते हैं जगह जगह जहां पे भी कैंसर होता है शरीर में। कैंसर एक ऐसा रोग है जो कि ऐसे सभी अंगों में हो सकता है जिन अंगों में कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो कोशिका विभाजन अगर मान लीजिए शरीर के जहां जहां जिस अंग में कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन। तो कोशिका विभाजन अगर शरीर के किसी भी अंग में हो रहा है, तो कोशिका विभाजन अगर शरीर के किसी भी अंग में हो रहा है तो उस अंग के अंदर कैंसर हो सकता है। मतलब कैंसर जो है एक ऐसा रोग है जो कि उन सभी कोशिकाओं के अंदर होता है जिन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और अगर कोई ऐसा पार्ट है बॉडी का जहां पे कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, वहां पे कैंसर रोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग सुने होंगे या ना भी सुने होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग, तो जो हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है, कहां की कोशिकाएं, जो हमारे मस्तिष्क यानी जो ब्रेन की कोशिकाएं होती है, तो जो हमारे मस्तिष्क की कोशिका होती है, कहां की, तो मस्तिष्क की जो कोशिका होती है इसके अंदर कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। जो मस्तिष्क की कोशिका होती है इसके अंदर कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए कभी भी आप देखेंगे ब्रेन में किसी प्रकार से कैंसर नहीं होता है। बाकी इसके अलावा कैंसर किसी भी अंग में हो सकता है, क्योंकि हर एक अंगों में कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है। तो किसी भी अंग में अगर कोशिका असामान्य रूप से वृद्धि करने लगती है और वृद्धि करके ठोस गांठों के रूप में बदल जाती है, या कि ठोस गुच्छों के रूप में, गुच्छों के समूह के रूप में इकट्ठा हो जाती है, तो यह एक प्रकार का कैंसर रोग होता है। तो हमने आपको बताया कि ऊतकों के असामान्य विभाजन एवं वृद्धि से होने वाली बीमारी, ऊतकों या कोशिकाओं, कोशिका या ऊतक दोनों हो सकते हैं, क्योंकि कोशिकाओं के समूह को तो हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ऊतकों के असामान्य विभाजन या कोशिकाओं के असामान्य विभाजन एवं वृद्धि से होने वाली वह असामान्य स्थिति या बीमारी को ही हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। मतलब कोई भी असामान्य स्थिति शरीर में उत्पन्न हो जाए, किसके कारण, असामान्य रूप से कोशिका विभाजन के कारण। तो अगर शरीर में असामान्य रूप से कोशिका विभाजन होने लगता है और उसके कारण शरीर में असामान्य प्रकार की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है, तो इस रोग को हम बोलते हैं कैंसर रोग। कैंसर उन सभी अंगों में हो सकता है जहां की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जो मस्तिष्क की कोशिका होती है इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता
नहीं होती है, सेल डिवीजन की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए मस्तिष्कों की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होगा। बाकी सभी जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर कोशिका विभाजन होता है और बाकी उन सभी अंगों में कोशिका विभाजित होकर के कैंसर रोग उत्पन्न कर सकती है। मतलब कोशिका तो ऑलरेडी डिवीजन होगी, लेकिन अगर असामान्य रूप से विभाजित होने लगे, अपेक्षा के अनुरूप जो सीक्वेंस से विभाजित होना चाहिए वो अतिरिक्त मात्रा में विभाजित हो जाएगी अचानक से, है ना, तो इस कारण से आप देखेंगे कैंसर रोग देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कैंसर रोग की। तो कैंसर को उत्पन्न करने वाला एक जीन होता है, क्या होता है, जीन होता है। कैंसर को उत्पन्न करने वाला जो जीन होता है उसको हम बोलते हैं आंकोजीन। क्या बोलते हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को हम बोलते हैं आंकोजीन। क्या बोलते हैं, आंकोजीन। तो ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कैंसर को उत्पन्न करने वाले जीन क्या कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है आंकोजीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैंसर को उत्पन्न करने वाले जीन कहलाते हैं आंकोजीन। एक चीज और आपको याद रखना है, जो जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, मतलब जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे आपको याद रखना है आंकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आंकोलॉजी। तो आपको यह भी याद रखना है कि अगर जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कैंसर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आंकोलॉजी। तो आंकोलॉजी क्या है, शाखा है, जिस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कैंसर का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं आंकोलॉजी। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि कैंसर के जो चिकित्सक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो कैंसर के चिकित्सक को हम बोलते हैं आंकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, कैंसर के जो चिकित्सक होते हैं, क्या होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, जो कैंसर के जो चिकित्सक होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आंकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं आंकोलॉजिस्ट। तो ये चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको कैंसर के बारे में एक नॉर्मल सी बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ले लेनी है कि कैंसर जो है कोशिकाओं और ऊतकों में असामान्य वृद्धि या विभाजन से होने वाली बीमारी होती है, जो कि उन सभी अंगों में हो सकती है जहां पे कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा कैंसर को उत्पन्न करने वाला एक जीन होता है जिस जीन को हम बोलते हैं आंकोजीन, और आंकोजीन की सक्रियता को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों से आंकोजीन उत्पन्न होते हैं, और यही आंकोजीन क्या करते हैं, कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं। तो कैंसर उत्पन्न करने वाला जो जीन होता है आंकोजीन होता है, और ये कई कारणों से प्रभावित होता है। कई सारे ऐसे शरीर में कारण हैं जिनके कारण कैंसर रोग होगा, वो अभी आप लोग आगे देखेंगे। जैसे जीनों में अचानक अगर कोई परिवर्तन हो गया तब आंकोजीन जो है परिवर्तित हो सकता है, आंकोजीन की सक्रियता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा देखेंगे आप उत्परिवर्तन हो जाता है, अगर अनुवांशिक गुणों में कोई अचानक परिवर्तन होगा तो भी कैंसर रोग उत्पन्न हो सकता है। तो आदि बहुत सारे कारण हैं। तो ये आपको नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है जिसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि कैंसर जो है कोशिका या ऊतकों में असामान्य वृद्धि या विभाजन से होने वाली एक बीमारी होती है, जो कि उन सभी अंगों में हो सकती है जहां जहां पे कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है। कैंसर के अध्ययन को हम आंकोलॉजी कहते हैं, जिस शाखा के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन करते हैं उसे हम आंकोलॉजी कहते हैं। कैंसर को जो उत्पन्न करने वाला जीन है वो कहलाता है आंकोजीन, और कैंसर के जो चिकित्सक होते हैं वो कहलाते हैं आंकोलॉजिस्ट। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे। तो कैंसर के अब हम देखेंगे लक्षण, यानी कि सिम्टम्स ऑफ कैंसर। कई सारे कैंसर के लक्षण होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर रोग अगर उत्पन्न हो गया है तो उस व्यक्ति के अंदर आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। चलिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, घाव का ना भरना। अगर शरीर में कहीं पर भी घाव हो गया है तो वो घाव इतना आसानी से नहीं भरेगा। एक नॉर्मल टाइम में वो घाव भरने वाला नहीं है, उस घाव को भरने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लॉन्ग टाइम लगेगा, मतलब लंबे समय में वो घाव जाकर के भरेगा। तो अगर कोई भी छोटा मोटा शरीर में घाव हो गया है और वो लगातार अगर वो घाव नहीं भर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना हो चुकी है या कि कैंसर हो चुका है। तो पहला चीज क्या है लक्षण, कि घाव का ना भरना, घाव जो है इतना जल्दी नहीं भरेगा। दूसरा लक्षण क्या कह रहा है, देखिए कि असाधारण और बार बार जो है रक्तस्राव का होना। शरीर में असाधारण रूप से लगातार बार बार रक्त का क्या होगा, स्राव होगा। कई अलग अलग जगहों से रक्त का स्राव हो सकता है। जैसे महिलाओं के अंदर आप देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड या श्लेष्मा का क्या होता है, ब्लड या श्लेष्मा जो है योनि या वजाइना के माध्यम से बाहर निकलती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लड बाहर तो निकलता ही है मासिक चक्र के दौरान, मासिक चक्र अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए बंद भी हो जाता है, उसके बाद भी अगर ब्लड का बहाव निकल रहा है तो यह भी कैंसर का कारण हो सकता है। चलिए, तीसरा कारण क्या है कि बिना दर्द के असाधारण गांठ या शरीर के किसी भी भाग का बढ़ जाना।
विशेष करके स्त्रियों में आप देखेंगे कि स्तन में क्या हो जाता है, गांठें पड़ जाती है या असाधारण रूप से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये सबसे ज्यादा एक प्रकार का होता है। स्त्रियों में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, छाती में जो कैंसर होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में एक प्रकार से नॉर्मली इसके एग्जाम्पल आप सुनेंगे अगर तो सबसे ज्यादा यही सुनेंगे कि महिलाओं के अंदर स्तन में गांठें पड़ गई है, यानी कि स्तन कैंसर, या कि आप कहेंगे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो आपको बस इतना समझना है कि अगर मान लीजिए शरीर में कहीं पे दर्द नहीं हो रहा है लेकिन शरीर में गांठें पड़ गई है, अचानक से गिल्टी का रूप शरीर में ले लिया है, कोशिकाओं ने विभाजित हो करके, तो बिना दर्द के असाधारण शरीर में गांठें बन जाएगी। इसके अलावा शरीर के किसी भी भाग का बढ़ जाना, शरीर का कोई भी अंग जो है हल्का सा कहीं पे बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे कोशिकाओं की गुच्छा हो सकती है, इकट्ठा होकर के एक ठोस गिल्टी के रूप में संरचना बना लेती है, जिस कारण से शरीर की कोई भी पार्ट जो है हल्का जो है वहां पे बढ़ सकता है। तो बिना दर्द के असाधारण गांठ बन जाए शरीर पर, या कि शरीर में किसी भी भाग का बढ़ जाना। इसके अलावा विशेष करके हमने क्या बताया कि स्त्रियों की जो स्तन होती है उनमें जो गांठ पड़ जाती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो ये लक्षण है किसका, कैंसर रोग का। अगला क्या है, देखिए कि गले की खराबी या गले का रोग जो भरने का नाम न ले। अगर गले में कोई भी ऐसी समस्या हो गई है या कोई गले में कोई भी ऐसा घाव हो गया है जो घाव भरने में ज्यादा समय ले रहा है, तो यह भी एक लक्षण है किसका, या सिम्पटोम्स है कैंसर का। इसके बाद देखिए अगला क्या है कि बार बार अपच होना। क्या होना, बार बार अपच होना, मतलब जो हमारा डाइजेशन है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं होगा। बार बार आपको देखेंगे कि आपको दिन भर बाहर जाने की इच्छा पड़ेगी, कई बार तो अपच होगा, शरीर में पाचन तरीके से सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तथा खाने की चीजों को निगलने में परेशानी होना। और कोई भी अगर खाने की चीजें आप अंदर ले रहे हैं तो जैसे ही आप अंदर निगलने लगेंगे उसको निगलते समय आपको क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी, परेशानी आएगी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैंसर के लक्षण हैं। इसके अलावा एक और चीज आप देखेंगे, एक और लक्षण इसमें आप ऐड करेंगे कि जो मसे होते हैं, क्या होते हैं, जो तिल होते हैं शरीर में, आप देखे होंगे व्यक्तियों के अंदर जगह जगह क्या होते हैं, तिल होते हैं। तो तिल एवं जो मसें होती है, तिल एवं मस्सों को शरीर में देखे होंगे मसे निकल आते हैं, कई जगह मसे निकल आते हैं। तो तिल और जो मसे होते हैं उनके रंग तथा आकार में, अगर रंग तथा आकार में अचानक परिवर्तन आता है, रंग तथा आकार में अगर मान लीजिए रंग तथा आकार में अगर कोई परिवर्तन दिखाई देता है, अचानक से परिवर्तन दिखाई देता है, तो यह भी किसका लक्षण है, यह भी कैंसर का ही लक्षण है। तो अगर किसी भी तिल या मस्सों में अचानक रंग तथा आकार में परिवर्तन दिखाई देता है तो यह भी कैंसर रोग का इंपॉर्टेंट लक्षण है। अब हम देखते हैं कैंसर के प्रकार। तो कैंसर के देखिए कई सारे प्रकार है, यहां पे हम 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स देखेंगे कैंसर के। सबसे पहला है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास की बात करते हैं यदि, तो इसकी उत्पत्ति जो होती है ये उपकला ऊतकों से होती है। जो हमारे शरीर में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उपकला ऊतक जिसको आप बोलते हैं, इन उपकला ऊतकों से ही इस कैंसर की उत्पत्ति होती है। उपकला ऊतक शरीर के सबसे बाहरी भागों में और शरीर के सबसे आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। तो उपकला ऊतकों के कारण ही इनकी उत्पत्ति होती है कार्सिनोमास कैंसर की। और यह कैंसर जो होता है शरीर के अंदर ठोस गिल्टी के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, ठोस गिल्टी के रूप में पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है, तंत्रिकीय ऊतकों, शरीर की उपकला ऊतकों में, मतलब शरीर की जो सतह है उस पर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा इनसे संबंधित जो भी ऊतक एवं ग्रंथियां होती है उनमें यह कैंसर पाया जाता है। मतलब उपकला ऊतकों से संबंधित जो भी ग्रंथियां हैं, शरीर का जो हमारा बाहरी त्वचा और शरीर की जो हमारी सबसे आंतरिक वाली त्वचा है उनके भागों में अगर कहीं अचानक आपको ठोस गिल्टी के रूप में संरचना दिखाई देती है तो यह क्या होता है, एक प्रकार का कार्सिनोमास कैंसर होता है। यह स्पेशली जो है सीने में, त्वचा में, यहां अलग अलग जगह में हो सकता है। इसमें आप देखेंगे लगभग 85% कैंसर जो है इसी प्रकार के होते हैं। लगभग 85% कैंसर जो है लगभग इसी प्रकार के होते हैं। इसका मतलब यह है कि यह सबसे ज्यादा सामान्य प्रकार का कैंसर है और सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है, जो कि हमारी त्वचा पे और हमारे सीने पे अधिकतर देखने को मिलता है। तो यह हमारा कार्सिनोमास कैंसर का एक इंपॉर्टेंट प्रकार है। सबसे ज्यादा मात्रा में होने वाला कैंसर यही होता है। चलिए दूसरा हमारा है सार्कोमास। सार्कोमास की यदि हम बात करते हैं तो यह भी आपको ठोस गिल्टी के रूप में पाया जाता है। यह भी शरीर में ठोस गिल्टी के रूप में ही दिखाई देगा। इसके अलावा यह संयोजी ऊतकों यानी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जैसे ब्लड हो गया, इसके अलावा उपास्थि और अस्थि यानी कि बोन और सर्टिलेज होते हैं। इसके अलावा जो मसल्स या पेशियां होती है इनमें होते हैं अधिकतर। मतलब जो बोन हो गया, इसके अलावा बोन के अलावा
जो हमारा सर्टिलेज है यानी कि उपास्थि है, और इसके अलावा जो मसल्स हैं, इन अंगों में अधिकतर होने के चांसेस होते हैं इस कैंसर के। तो सार्कोमास जो है ये भी ठोस गिल्टी के रूप में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? संयोजी ऊतकों में। जहां जहां पे संयोजी ऊतक जो है जुड़ा होगा वहां पे ये स्पेशली पाया जाएगा, चाहे बोन के आसपास पा जाए, चाहे ये आपके सर्टिलेज यानी उपास्थि के आसपास मिल जाए, या इसके अलावा जो मसल्स हैं उनमें आपको ये कैंसर देखने को मिल सकता है। तथा लगभग 2% कैंसर इसी प्रकार का होता है, मतलब ये एक बहुत ही कम प्रकार का होने वाला कैंसर होता है। 2% कैंसर जो है इसी प्रकार का होता है। अगला देखिए तीसरा है लिम्फोमास। अब चूंकि लिम्फोमास यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, लिम्फोमास का संबंध है लिम्फ से, मतलब लसिका ग्रंथियों के अंदर जो गांठों के रूप में संरचना दिखाई देगी वो क्या कहलाएगी? वो हमारी कहलाएगी लिम्फोमास। तो इस प्रकार के कैंसर में जो लसिका गांठें होती है तथा जो प्लीहा होते हैं ये अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। मतलब अगर लिम्फोमास की यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार के कैंसर में जो हमारी लसिका ग्रंथियां होती हैं इनमें गांठें बनने लगती है, और ये लसिका ग्रंथियां जो है गांठें, इसके अलावा जो प्लीहा है ये अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट्स का निर्माण करने लगता है। किसका निर्माण करने लगता है? लिम्फोसाइट्स का निर्माण करने लगता है। तो मानवों में पाया जाने वाला लगभग 5% कैंसर इसी प्रकार का होता है। टोटल कैंसर का 5% भाग होता है हमारा लिम्फोमास। चलिए तीनों का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं चौथे प्रकार में। तो चौथा प्रकार है हमारा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आप लोगों के लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ल्यूकेमिया को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो ये रक्त कैंसर होता है जो कि बहुत ही खतरनाक प्रकार का कैंसर है। और ब्लड कैंसर अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी व्यक्ति को हो गया तो इसके बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक विशेष प्रकार का खतरनाक प्रकार का कैंसर होता है। इस प्रकार का जो कैंसर है संपूर्ण ल्यूकोसाइट्स में वृद्धि करने लगता है। ल्यूकोसाइट्स का मतलब आप समझ सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल है इनके अंदर भी देखेंगे आप अचानक से कोशिका जो है ग्रोथ करने लगती है। और इसमें क्या होता है कि मनुष्यों में पाया जाने वाला लगभग 4% कैंसर जो है इसी प्रकार का होता है। मतलब ब्लड कैंसर भी ओवरऑल देखने को अधिकतर मात्रा में मिलता है। तो ब्लड कैंसर के कारण बहुत सारे आप एग्जाम्पल सुने होंगे, अपने आसपास भी सुने होंगे। तो एक ऐसा कैंसर होता है जो बहुत ही खतरनाक प्रकार का कैंसर होता है, बिल्कुल भी बचने की संभावना इसमें से नहीं रहती है। तो इससे आपने पढ़ा है कि जो हमारा इलाज होता है यानी जो चिकित्सा होती है, तो चिकित्सा से जो हमारा बचाव होता है वो क्या होता है? बेहतर होता है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आप लोग पढ़े होंगे। तो जो हमारा बचाव है वो जो है हमारा चिकित्सा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम पहले से ही बचाव करके रखें कि किसी प्रकार की बीमारी हमको उत्पन्न ही ना हो। तो अगर मान लीजिए आपको कारण जानना, जैसे अधिक मात्रा में धूम्रपान या स्मोकिंग से भी कैंसर होता है, क्योंकि कोशिका जो है इससे अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है। इसके अलावा अत्यधिक मात्रा में एल्कोहलिक पदार्थों के सेवन से भी कैंसर रोग उत्पन्न होता है। तो ये सभी चीजें हैं जिनसे कि बचना है बिल्कुल। अगर कैंसर आपके शरीर के अंदर ना हो तो आपको ये सभी चीजें जो है बिल्कुल भी त्यागनी चाहिए, इनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है आपको। तो लगभग 4% कैंसर जो है इसी प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं कैंसर के कारण क्या है, कैंसर किन चीजों के ज्यादा सेवन से हो सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन कैंसर के कारण क्या है, बॉडी में ऐसा क्या होता है कि कैंसर उत्पन्न हो सकता है? जीनों में उत्परिवर्तन होना, जीनों में अचानक से क्या हो जाना? परिवर्तन आ जाना। जीनों में मान लीजिए अचानक से कोई अगर अनुवांशिक गुण है उनमें अगर अचानक कोई परिवर्तन आ गया, उत्परिवर्तन का मतलब ही होता है कि अचानक अनुवांशिक गुणों में या डीएनए में होने वाला परिवर्तन। तो अचानक अगर जीनों में मान लीजिए कोई उत्परिवर्तन आता है, तब ऐसी सिचुएशन में कोशिकाएं जो है अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लग सकती हैं। दूसरा क्या है? विषाणुओं का संक्रमण। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस की एंट्री हो गई है तब भी हमारी कोशिकाएं जो है अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है। इसके अलावा आप देखेंगे संक्रमण के कारण क्या होता है कि जो डिफेक्टिव श्वसन एवं उपापचय, कैंसर के कारण आप देखेंगे डिफेक्टिव श्वसन, मतलब श्वसन की क्रिया भी आपकी क्या हो जाएगी? डिफेक्टिव हो जाएगी, सही तरीके से नहीं काम करेगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा उपापचय, जो आपके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है शरीर के अंदर, चाहे वो आपका कैटाबोलिज्म हो चाहे वो आपका एनाबोलिज्म हो। तो यहां पे आपको देखना है कि जो आपका डिफेक्टिव जो हार्मोन संतुलन है उसमें आपको उपापचय देखने को मिलेगा। उपापचय का मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि उपापचय का मतलब है कि अपचय और उपचय। शरीर के अंदर कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें कोई बड़ा अणु टूटता है छोटे अणुओं में,
और कई सारी ऐसी भी क्रियाएं होती है जिसमें छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। तो मतलब आप देखेंगे कि दोनों प्रकार के जो क्रियाएं मिलकर के उपापचय बनाती है, तो शरीर के अंदर उपापचय क्रिया भी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो अगर शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन गड़बड़ा जाती है या बिगड़ जाती है, या इसके अलावा डिफेक्टिव श्वसन हो जाता है किसी प्रकार से, किसी भी रोगाणुओं के संक्रमण के कारण, तो हमारा श्वसन अगर डिफेक्टिव हो जाता है या कि उपापचय गड़बड़ आ जाता है, तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कैंसर जो है उत्पन्न हो सकता है। हार्मोन्स असंतुलन वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, कि अगर हार्मोन्स का बैलेंस आप लोगों के बॉडी के अंदर अगर बिगड़ गया है, तब भी आंकोजीन सक्रिय हो सकता है, और आंकोजीन की सक्रियता के कारण ही तो आपको पता है कि क्या होती है, कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लग जाती है और कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो ये चारों इंपोर्टेंट कारण हैं जिन कारणों के चलते ही कैंसर रोग हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। चलिए अब इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है अमीबता रोग। अमीबता रोग आपने नाम सुना होगा, अमीबता रोग, जिसको कि हम अमीबिएसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम अमीबिएसिस भी कहते हैं। देखिए मानव की जो आंत होती है, क्या होती है, मानव की जो आंत होती है यानी जो इंटेस्टाइन होती है, वो भी कौन सी इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत होती है। कौन सी आंत होती है? जो बड़ी आंत होती है। तो मानव के बड़ी आंत में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का आप देखेंगे प्रोटोजोवन परजीवी होता है। क्या होता है? एक प्रोटोजोवन परजीवी जो होता है पाया जाता है, प्रोटोजोवन परजीवी। तो आप देखेंगे कि मानव की जो बड़ी आंत होती है उसमें एक प्रोटोजोवन परजीवी पाया जाता है जिसका नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है इसका? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये एक प्रोटोजियन क्या होता है, परजीवी होता है, हिस्टोलिटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है, एक प्रोटोजोवन परजीवी होता है। क्या होता है? एक प्रोटोजोवन पैरासाइट्स होता है जो कि मानव की बड़ी आंत में पाया जाता है। तो ये जो है अमीबियासिस या अमीबता रोग उत्पन्न करता है। तो आपसे अगर सबसे पहले कोई पूछे कि अमीबता रोग जो है, तो ये मानव की बृहत आंत में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोवन परजीवी से अमीबता या अमीबी अतिसार होता है। इसको हम अमीबी अतिसार भी कह सकते हैं। तो जो हमारे शरीर के अंदर अमीबता रोग होगा या अमीबिएसिस होगा, नॉर्मल से आप समझ सकते हैं कि मानव की जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर कुछ प्रोटोजोवन परजीवी होते हैं जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसी के कारण जो है अमीबता रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर अमीबता रोग शरीर के अंदर उत्पन्न हो गया या एमीबिएसिस रोग शरीर के अंदर उत्पन्न हो गया, तो हमारे बॉडी में कई सारे चेंजेस आएंगे, कई सारे लक्षण हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देंगे। जैसे पहला लक्षण क्या है? कब्ज। हमारे शरीर में कब्ज हमको दिखाई देने लगेगी, दिन भर हमको कब्ज होगी। इसके अलावा आप देखेंगे उदरीय पीड़ा, जो उदर गुहा हमारा है, एब्डोमिनल कैविटी है, उसके आसपास आप देखेंगे अचानक से क्या होगा, दर्द होगा, ज्यादा मात्रा में पीड़ा जो है बनी रहेगी। इसके अलावा शरीर में ऐंठन होगी, हर जगह लगेगा आपका पूरा अंग जो है एकदम से मुड़ रहा है और एकदम अचानक तरीके का एकदम से दर्द कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे रक्त के थक्के वाला मल, मतलब जब भी कोई व्यक्ति जो है बाहर जाएगा तो उसका मल जो निकलेगा वो रक्त के थक्के वाला मिलेगा, मतलब उसमें रक्त का थक्का भी साथ में बंधा हुआ बाहर निकलेगा। तो ये सभी इस रोग के इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। और आपको ये याद रखना है इसमें कि इसका वाहक कौन होती है। तो जो घरेलू मक्खी होती है, कौन सी मक्खी? तो आप देखेंगे घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खियां क्या करती है कि इस रोग की शारीरिक जो है वाहक होती हैं। वाहक का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करेगी, कैरियर का काम करेगी। और परजीवी को क्या कर देती है ये मक्खी जो है, संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर के उन्हें संदूषित कर देती है। और मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। अब सपोज करिए किसी व्यक्ति जो कि पीड़ित व्यक्ति है किसका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का, और अगर उसके मल में जाकर के वो मक्खी बैठ गई, घरेलू मक्खी, और फिर वही मक्खी जाकर के किसी भी पेय पदार्थ को जूठा कर दी या पेय पदार्थ में जाकर के बैठ गई, या कि किसी भी खाद्य पदार्थों की सामग्री में जाकर के बैठ गई, तो उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा,
उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण इनके अंदर भी अमीबता रोग जो है या एमीबिएसिस रोग उत्पन्न हो जाता है। तो बस सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में अमीबता रोग के बारे में पूछ लिया जाए। तो कैंसर रोग तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में तो आपको सभी चीजें पता ही होनी चाहिए। साथ ही साथ अमीबता रोग एक छोटा सा रोग है, तो आपको बता देना कि यह अमीबता रोग जो होता है यह मानव की आंत में उपस्थित एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोअन परजीवी के कारण होता है। घरेलू मक्खी इसकी वाहक होती है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस रोग को पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा अगर ये हमें अमीबता रोग हमारे शरीर के अंदर हो गया है तो इसमें कई सारे लक्षण दिखाई देंगे हमको, जैसे शरीर में ऐंठन होगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आप देखेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में पीड़ा होगी, उदरी गुहा के आसपास पीड़ा होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कब्ज दिन भर शरीर के अंदर बना रहता है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लक्षण आपको ये याद रखना है कि रक्त के थक्के वाला जो मल बाहर निकलेगा वो रक्त का थक्का युक्त होगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या लक्षण है किसके, किसी भी प्रकार से अमीबता या एमीबिएसिस रोग के। तो इसका भी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम देखेंगे मलेरिया रोग के बारे में, छोटा सा यहाँ पे टिप्पणी देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं मलेरिया रोग की। तो मलेरिया की यदि हम बात करेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मल सी देखेंगे आप ज्यादा मात्रा में होने वाली एक प्रकार से आप बीमारी कह सकते हैं, क्योंकि मलेरिया जो है सामान्य प्रकार की बीमारी आप देखेंगे जगह जगह आपको मलेरिया के पेशेंट मिल जाएंगे। मलेरिया कुल मिलाकर के एक ऐसी डिसीज है जो कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जगह जगह। तो मलेरिया के बारे में हमको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि मलेरिया रोग एक्चुअल में होता किसके कारण है। तो मलेरिया रोग आप देखेंगे कि एक प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो प्लाज्मोडियम नामक क्या होता है? एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोअन परजीवी होता है। कुल मिलाकर के प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग होता है मलेरिया। हमने आपको यह भी बताया था जब हमने आपको रोग या बीमारी पढ़ाई थी, तो हमने आपको यह बताया था कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग होता है मलेरिया। तो जो हमारा प्रोटोजोआ है, एक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है जो कि यह रोग के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा जो प्रोटोजोअन होता है, यह मलेरिया के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। मतलब मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला जो आप देखेंगे कारक है वो क्या होता है? प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ होता है, यह स्पेशली मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। देखिए प्लाज्मोडियम की कई सारी जातियां यानी कि कई सारी स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम की आप देखेंगे कई सारी स्पीसीज है। तो प्लाज्मोडियम की आप देखेंगे प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज हैं। उनमें से आप कुछ एग्जांपल यहां पे देखेंगे। जैसे पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम दूसरा हो गया मलेरियाई, और तीसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम ओवल। क्या बोलते हैं इसको हम? प्लाज्मोडियम ओवल। तो ये चार प्रकार के आप देखेंगे स्पेशली जो प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। इन्हीं प्लाज्मोडियम के कारण ही आप देखेंगे कि मलेरिया रोग जो है उत्पन्न होगा। तो मलेरिया रोग जो है आपको याद रखना है कि प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्लाज्मोडियम की कई अलग अलग अवस्थाएं या कई अलग अलग स्पीसीज या जातियां होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इन विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार की जो मलेरिया होगी उसके लिए अलग अलग प्रकार से ये सभी के सभी जो स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम की, यही क्या होती हैं? उत्तरदायी होती हैं। इनमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है ना, इसके द्वारा होने वाला जो मलेरिया होती है ये एक प्रकार का गंभीर समस्या होती है, क्योंकि इस रोग में आप देखेंगे कि व्यक्ति की मृत्यु भी बहुत जल्दी हो सकती है। यानी एक प्रकार की घातक बीमारी पैदा कर देता है। तो ये जो हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नामक जो हमारा स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, ये सबसे गंभीर प्रकार की मलेरिया जो है उत्पन्न करती है, और ये घातक भी हो सकता है। इससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। और इसका अगर कोई आपसे वाहक पूछे ना, तो इसका संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके माध्यम से हो सकता है? तो आपको याद रखना है जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज जो मच्छर है ये मानव में जो है इस रोग का संचरण करता है। मतलब इस रोग का संचारण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहक का काम करने का काम करता है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से जब हमको काटता है तो इसके ब्लड में उपस्थित जो भी प्लाज्मोडियम वगैरह है ये हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, और फिर जो इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है उसके अनुसार हमारे अंदर मलेरिया रोग जो है उत्पन्न होता है। तो ये आपको मलेरिया के बारे में इतना नॉर्मल सा जानकारी जो है होना चाहिए। आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा एक और रोग बचा है
न्यूमोनिया। तो निमोनिया रोग जो होता है आप लोग अक्सर इसके बारे में सुने होंगे, छोटे बच्चों में अक्सर निमोनिया रोग देखने को मिलता है। आप देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर निमोनिया रोग ज्यादा मात्रा में होता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है बहुत ज्यादा मात्रा में। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे तुरंत पैदा होते हैं जब तो उनके अंदर यह समस्या देखने को मिलती है। निमोनिया रोग की यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे स्पेशली यह रोग होता किसके कारण है, तो एक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है यह रोग जो होता है, एक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, यह एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या है उस बैक्टीरिया का नाम, क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। या इसके अलावा डिप्लोकोकस की जगह में आप स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है एक प्रकार का, आप यही कह सकते हैं कि डिप्लोकोकस ही होता है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी ये आपको स्पेशली याद रखना है। आप स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी याद रखें या ना रखें, लेकिन आपको यह याद रखना है कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो जो हमारा निमोनिया रोग होता है ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला क्या होता है, रोग होता है। या इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण भी कभी कभी जो है निमोनिया रोग उत्पन्न हो सकता है। निमोनिया रोग में होता क्या है एक्चुअल में, कि जो हमारे शरीर के अंदर फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस का मतलब आप लोग पता है, जो हमारे लंग्स होते हैं यानी जो फेफड़े होते हैं, इनके अंदर जो वायु ऊतक या वायु कोष्ठ होते हैं या ब्रोंकियोल जो होते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे उनके अंदर संक्रमित हो जाते हैं ये बैक्टीरिया। और जब ये बैक्टीरिया संक्रमित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को श्वास लेने में क्या होने लगती है, परेशानी जाने लगती है। तो यह स्पेशली जो है डिप्लोकोकस या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब निमोनिया रोग जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी और इन्फ्लुएंजा जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक, आप देख सकते हैं इनके कारण, इन बैक्टीरिया के कारण जो है शरीर में उत्पन्न होते हैं। और इस रोग में हमारे जो फुफ्फुस होते हैं या जो वायु कोष्ठ होते हैं ये संक्रमित हो जाते हैं। और जब ये संक्रमित हो जाते हैं तो संक्रमण के फलस्वरूप क्या होता है, जो हमारे वायु कोष्ठ होते हैं, फेफड़ों के अंदर उपस्थित जो वायु कोशिकाएं होती है, इनमें एक विशेष अलग प्रकार का तरल भर जाता है। क्या भर जाता है, एक अलग ही प्रकार का द्रव जो है भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में क्या होता है, गंभीर समस्याएं जो है पैदा हो जाती है। और इसी के चलते आप देखेंगे कि बच्चों में क्या हो जाता है, ज्वर उत्पन्न हो जाता है, साथ ही ठिठुरन मतलब कि ज्यादा मात्रा में ठंडी उत्पन्न होने लग जाती है। इसके अलावा खांसी उत्पन्न हो जाती है और सिर दर्द भी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। तो ये निमोनिया रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं। निमोनिया रोग में आपको क्या दिखाई देगा कि अत्यधिक मात्रा में ज्वर यानी कि बुखार आ सकती है। इसके अलावा ठिठुरन, शरीर में ठंडक बन जाएगी, शरीर जो है हमारा ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडी लग रही है। खांसी और सिर दर्द जो है ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई देगा। तो ये सभी के सभी निमोनिया रोग के स्पेशली कैरेक्टर या सिम्टम्स या लक्षण होते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि निमोनिया रोग जो होता है स्पेशली अधिकतर छोटे बच्चों में होता है, ये बड़े उम्र के बच्चों में भी हो सकता है। तो निमोनिया रोग जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारे फेफड़े या लंग्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, संक्रमण हो जाता है इन बैक्टीरिया का, जिसके चलते क्या होता है कि ब्लड, जिसके अंदर जो हमारी वायु कोष्ठ होते हैं, वायु ऊतक होते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे अलग ही प्रकार का एक तरल द्रव भर जाता है, जिस कारण से फिर सांस लेने में क्या होने लगती है, तकलीफ होने लगती है। और जब सांस लेने में परेशानी होने लगती है तो इसके कई सारे फिर लक्षण भी हमको दिखाई देते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी हमने इंपॉर्टेंट डिसीज आपको कराई है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखा कैंसर रोग क्या होता है, कैंसर के कारण हमने देखा, कैंसर के हमने लक्षण देखा और कैंसर के हमने प्रकार देखा। इसके अलावा हमने अमीबा या एमीबियासिस रोग देखा। इसके अलावा हमने मलेरिया रोग के बारे में देखा और अंत में हमने देखा निमोनिया रोग के बारे में। तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट डिसीज के बारे में आज की इस वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा कवर करा दिया है। इसके अलावा आपके 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं। एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण, इसके अलावा एलर्जी और आपका बचा हुआ है एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, साथ ही साथ आप देखेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र। तो ये 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो के अंदर ही चारों टॉपिक को कवर करा दें। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।